नमस्कार। आज हम बेंथम तथा हुकर की वर्गीकरण पद्धति के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। We discuss about the merits and demerits of Bentham and Hooker's classification. जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर, ये दो अंग्रेज वनस्पतिज्ञों ने जो रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू में कार्यरत थे, ने आवर्तबीजी पादपों की एक बृहत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की जो उनके नाम पर बेंथम तथा हुकर पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का प्रकाशन 3 खंडीय ग्रंथ जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ। इस प्रणाली में उस समय तक ज्ञात फ्लावरिंग प्लांट की समस्त जातियों का समावेश किया गया है। यह पद्धति मूल रूप से पूर्व प्रकाशित डी कंडोले की पद्धति पर आधारित है, अर्थात इट इज बेस्ड ऑन डी कंडोले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अतः यह इसी का विस्तारण मानी जाती है। ये पादप जातियों की स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता अर्थात कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीशीज तथा आकारीय संबंधों पर आधारित है। बेंथम तथा हुकर पद्धति को प्राकृतिक पद्धति माना जाता है, अर्थात इसका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं, जिस पर यह आधारित है। अब हम देखने जा रहे हैं बेंथम हुकर पद्धति के गुण और दोष। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने विस्तृत रूप से पिछले 2 चैप्टर में देखा, जिसमें हमने डाइकोट और मोनोकोट को जो इन्होंने विस्तृत वर्गीकरण में दिया, उनमें हमने अप टू क्लास, सीरीज, ऑर्डर और फैमिली तक एक पूरा चार्ट इनका देखा है, जिसमें बेंथम एंड हुकर का विस्तृत वर्गीकरण को हमने देखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके गुण और दोष पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेरिट की, फिर बात करेंगे डीमेरिट की और फिर इनकी समरी की, सारांश की, कि दोनों की सारांश में क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी गुण और दोष की। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति को एक सुविधाजनक एवं आदर्श प्रणाली माना जाता है एवं अनेक पादप संग्रहालय में अर्थात हर्बेरिया में पादप व्यवस्था क्रम हेतु इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हमें दिखाई दे रही है स्लाइड पर, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। निम्न है, इस वर्गीकरण पद्धति की प्रणेताओं के द्वारा इसके गठन में पौधों के जातिवृत्तीय संबंधों का ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत लगभग उसी समय पर परंतु स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ था। अतः पौधों के जातिवृत्तीय संबंधों के परिक्षेत्र में इस पद्धति की आलोचना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि ये बाद का है। बेंथम एंड हुकर का जो वर्गीकरण है वो जातिवृत्तीय ना होते हुए भी जातिवृत्तीय है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक पादप वंश एवं प्रजाति का अध्ययन वास्तविक प्रारूपों अर्थात स्पेसिमेन को देखकर किया गया था एवं इनका वर्णन विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट नेचुरल सिस्टम एंड बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ लाइव स्पेसिमेन। ये प्रकृति में जाकर किया गया वर्गीकरण है, ये मानते हैं। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज क्वाइट एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये विश्वसनीय वर्गीकरण जिसको हम फॉलो करते हैं इनके अंदर। हम आगे देखते हैं, प्रायोगिक दृष्टि से यह अत्यंत व्यवहारिक एवं सुविधाजनक पद्धति है। यह प्रैक्टिकल वर्गीकरण है, सुविधाजनक वर्गीकरण पद्धति है और भारत एवं इंग्लैंड के अधिकांश पादप संग्रहालय अर्थात हर्बेरिया इसी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित है। इट इज easy to follow. It is used as a key for the identification of plants in Kew herbarium and several other herbaria of the world. इसीलिए इसको अधिकांश संसार के वर्ल्ड के जो हर्बेरिया हैं वो इसको फॉलो करते हैं, बेंथम हुकर के वर्गीकरण को। हमने जो बात करी कि भारत में और इंग्लैंड में इनमें जो हर्बेरिया हैं वो इसी आधार पर जमे हुए हैं, सिस्टमेटिक रूप से। हालांकि ये पद्धति जातिवृत्तीय संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की गई थी, अर्थात फाइलोजेनिक का कंसीडर नहीं किया गया था, फिर भी इस पद्धति में बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हैं जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण में भी हमने को देखने को मिलती है। जो फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आगे हम आएंगे उनको देखेंगे, उनमें भी इन पादों को ध्यान में रखा गया है जो बेंथम हुकर ने पहले ही रख लिया था। जैसे इस पद्धति में द्विबीजपत्री पौधों का प्रारंभ ऑर्डर रेनेल्स से किया गया है। रेनेल्स को प्रिमिटिव माना और रेनेल्स से शुरुआत करी, जिसमें रेनकुलेसी, मैग्नोलिएसी आदि आदि, जो कि सभी पादप वर्गीकरण शास्त्रियों जितने भी प्लांट सिस्टमेटिक से टैक्सोनोमिस्ट हैं उनके अनुसार रेनेल्स जो गण है वो एक आदिम
या पुरातन पादप समूह है, अर्थात इट इज ए प्रिमिटिव ग्रुप। सबसे प्रिमिटिव माना रेनल्स को और उससे शुरुआत करी बेंथम हुकर ने, और ये इसके गुण में बहुत बड़ी विशेषता मानी गई। इसी तरह से हम देखें एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के बाद रखा गया है। डाइकोट को पहले रखा, मोनोकोट को बाद में रखा बेंथम हुकर ने। और अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मोनोकोट का विकास डाइकोट से हुआ है। डाइकोट प्रिमिटिव है, मोनोकोट एडवांस है, और जो पौधों की जाति वृत्ति एवं विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार सर्वथा उचित है। ये बिल्कुल सही है अगर हम बात करें फाइलोजेनी की और इवोल्यूशनरी टेंडेंसी की। अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशनरी टेंडेंसी ये मान सकते हैं कि मोनोकोट एडवांस है, और ये बेंथम एंड हुकर ने अपनी वर्गीकरण पद्धति में पहले ही प्रूव कर दिया था, इसको रखा था। और अध्ययन की सुविधा हेतु वंशों को उपवंशों में विभाजित किया गया है, जेनेरा डिवाइड इन सब जेनेरा, ताकि बहुत सुविधाजनक वर्गीकरण बन जाए, बहुत प्रैक्टिकल वर्गीकरण बन जाए। इसलिए बेंथम हुकर ने बहुत बातों को यहां पर ध्यान में रखा। हम समरी में और बाद में इनको देखेंगे। ऑल्दो दिस सिस्टम इज नेचुरल, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम शो एफिनिटी टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जिसकी हमने बात करी थी अभी। फॉर एग्जांपल द ऑर्डर एनिल्स, which is the first order in the arrangement of plants, has been given a primitive position in this system. Or recent taxonomist finding also indicate that the members of Rennels are the most primitive living angiosperms. और आज ये मान ही लिया गया कि रेनल्स प्रिमिटिव है, ये हमने बात करी और जो ये प्रूव हुआ, और बेंथम हुकर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनी आफ्टर द डाइकोटिलिडनी also appears to be in accordance with the evolutionary trends. तो ये बात है बेंथम हुकर के गुण में गई, इसको बहुत प्रैक्टिकल बनाया, व्यवहारिक बनाया। अभी आगे हम समरी में और देखें कि अब हम देखने जा रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, अर्थात बेंथम एंड हुकर की जो वर्गीकरण पद्धति थी उसके क्या दोष थे, क्या अवगुण थे। विभिन्न पौधों के जातिवृत्ति संबंधों का अध्ययन करने के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब हम देखा, तो बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुछ विसंगतियां पाई गई, जिनको हम यहां देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि केवल एक प्रमुख लक्षण के आधार पर अधिकांश पौधों को कृत्रिम रूप से कुछ बड़े पादप समूह में विभाजित कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक निकट संबंधी पादप कुल एक दूसरे से काफी दूर व्यवस्थित हो गए। एक दो कैरेक्टर ले लिए, उनके आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर ग्रुप बना लिया, और इससे क्या हुआ कि बहुत से जो निकट संबंधी फैमिलियां थी वो बहुत दूर चल गई। ये बेंथम हुकर की अवगुण में शामिल हुआ। और जो सबसे बड़ी कमी जो हमें दिखाई दी वो है मोनोक्लेमाइडी को लेकर के, कि मोनोक्लेमाइडी एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ इसके अंदर ग्रुप था। पादप समूह के रूप में मोनोक्लेमाइडी का गठन पूर्णतया कृत्रिम प्रक्रिया है, इट इज ए टोटली आर्टिफिशियल प्रोसेस। मोनोक्लेमाइडी नाम हम किसी भी वर्गीकरण पद्धति में नहीं देखेंगे। इस समूह के अनेक कुल महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर वर्ग पॉलीपेटली के सदस्यों, कुलों या गणों के निकट संबंधी है, जबकि उसमें से बहुत से जो गण आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, वो मोनोक्लेम आनी चाहिए थी पॉलीपेटली में, लेकिन बेंथम हुकर ने उसको रखा मोनोक्लेमाइडी। हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसमें एक सीरीज थी मोनोक्लेमाइडी में, कर्वेम्ब्री, इसमें आने वाली सभी फैमिली पॉलीपेटली के कैरियोफिलिसी पादप कुल से निकट संबंधता दर्शाते हैं। पोडोस्टोमेसी गण रोजेल्स के नजदीक है, वहां इसको जाना चाहिए था। नेपेंथेसी गण पेराइटेल्स के निकट है, इसको जाना चाहिए था पेराइटेल्स के वहां पे। लोरेसी जो कुल था वो मैग्नोलिएसी का निकट संबंध दर्शाता है, निकट संबंधी है लोरेसी का। तो ये मोनोक्लेमाइडी जो हमने देखा है पूरी तरह से कृत्रिम ग्रुप इन्होंने बना दिया। इन दिस सिस्टम सम क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैव बीन सेपरेटेड and placed under different groups. For example, all the families of series Curvembry of Monoclemidae are related to Caryophyllaceae of series Thalimphlory of Polypetally, but they are separated. उनको बिल्कुल अलग करके वहां डाल दिया है। तो ये बेंथम हुकर की कमी साबित हुआ। तो बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसकी हमने बात की अभी। बहुत सी ऐसी फैमिली थी जो मोनो आनी चाहिए थी, इसमें अनरिलेटेड फैमिलीज हैव बीन ग्रुप्ड नियर। फॉर एग्जांपल, पोडोस्टोमेसी ऑफ सीरीज मल्टीओवेलेट एक्वाटिका of Monoclemidae deserve a place in rosettes of this series Calyciflory of Polypetally. ये दूसरी हमने जो उदाहरण भी लिए उनकी बात कर रहे हैं। Similarly, Loreni of series Stephanels of Monoclemidae deserve a place in Rennels of the series Thalimphlory of Polypetally. Thus, two unrelated families of Podostomaceae and Loreni are grouped here.
तो ये हम देखिए मोनोक्लेमाइडी का जो सिद्धांत इन्होंने बनाया, एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया मोनोक्लेमाइडी, पूरी तरह से आर्टिफिशियल था, कृत्रिम था, और ये बेंथम हुकर का एक बड़ी कमी साबित हुई, अवदोष साबित हुआ। और आगे हम मोनोक्लेमाइडी वर्गीकरण जो हमने नाम लिया, ये कहीं अन्य वर्गीकरण वेत्ताओं के वर्गीकरण में नहीं देखेंगे। एक जो बहुत बड़ी कमी अभी दिखाई दे रही है बेंथम हुकर के वर्गीकरण में, वो ये थी, जो हमने चार्ट देखा था पूरा बेंथम हुकर का वर्गीकरण का पिछली स्लाइड में, उसमें हमने देखा एक आवर्त बीजों में आते हैं डाइकोट और मोनोकोट, इनके बीच में रख दिया जिम्नोस्पर्म को। द्विबीजपत्रीय एक बीजपत्री समूहों के बीच जिम्नोस्पर्म को रखना पूर्णतया असंगत है, एक्सट्रीमली एनामोलस। The placement of gymnosperm in between dicotyledony and monocotyledony is an error. ये गलती, एक त्रुटि थी बेंथम हुकर की, कि जिम्नोस्पर्म को इन्होंने मध्य में रखा डाइकोट के और मोनोकोट के। ये बहुत सी बातें जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं कि एक बीजपत्री पादप कुलों का व्यवस्था क्रम पूर्णतया अप्राकृतिक है, अर्थात अननेचुरल है। इस पादप समूह के कुल आर्किडेसी एम सिटेमिनी को प्रिमिटिव माना गया, पुरातन माना गया, जो कि पूर्णतया निराधार है और अजातिवृत्तीय अर्थात फाइलोजेनेटिक नहीं है। वस्तुतः उपयुक्त दोनों पादप कुल तो एक बीजपत्रियों में सर्वाधिक प्रगत कुल है। ऑर्किडेसी और सिटेमिनी को इसने प्रिमिटिव माना, जबकि ये एडवांस फैमिली में एडवांस में करते जाएगी। एडवांस फैमिली ऑर्किडेसी हैज बीन कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव मोनोकोटिलेडनी एंड इट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने वर्गीकरण देखा था कि मोनोकोट की शुरुआत में ही इन्होंने रख दिया था ऑर्किडेसी को, जो बेंथम हुकर की कमी थी, इसको रखना चाहिए था बाद में। हम देख रहे हैं कुल लिलियसी को केवल अंडाशय लक्षणों के आधार पर ही इसके निकट संबंधियों क्रमशः आइरिडेसियम एमिरिडिस से अलग कर दिया गया है, जो विसंगतिक कृत्य, जो गलत माना गया है जो उन्होंने किया है। सेवरल इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स have been neglected in this system. कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अंदर जो हमने देखा था। हम आगे बात करने जा रहे हैं, ये हमने दोस्त इनकी एक बार समरी और देख लेते हैं। मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्गीकरण बहुत अच्छा है, फिर भी इसमें कई गुण और दोष हैं। हम इनकी समरी के रूप में शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी हम इसी को फॉलो करते हैं, हर्बेरियम में भी हम इसी को फॉलो करते हैं। हम देख रहे हैं मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। ये अधिकांश टैक्सोनोमिस्ट जो थे बेंथम हुकर, इन्होंने बहुत अच्छा वर्गीकरण दिया। ये प्राकृतिक वर्गीकरण है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज आर इजी टू फॉलो एंड ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्पीसीज, और किसी अनजान पौधों को हम बहुत जल्दी पहचान सकते हैं बेंथम हुकर का वर्गीकरण को देखकर। इट हैज आल्सो टेकन केस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस जेनेरा एंड स्पीसीज। द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकोट आफ्टर द डाइकोट आल्सो अपीयर्स to be in accordance with the evolution trees। अगर हम जातिवृत्तीय ट्री को देखें तो हम ये मानते हैं कि मोनोकोट बाद में बने और डाइकोट पहले आए थे। बेंथम हुकर ने भी इसी को फॉलो किया है, इसी को अपनाया है, तो ये बेंथम हुकर की बन गया। इसी प्रकार से बेंथम एंड हुकर ने पोएसी फैमिली को, ग्रेमिनी फैमिली को, घास की फैमिली, अनाज की फैमिली को एडवांस माना, और ये भी इसके मेरिट में गया बेंथम हुकर के वर्गीकरण में जो हम देख रहे हैं। अब हम इसी प्रकार से समरी मेरिट एंड डिमेरिट्स में डिमेरिट को देखने जा रहे हैं बेंथम हुकर की। जो सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है वो एक तो ये है कि जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा। द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। वो संतुष्ट नहीं कर पाए, स्वीकारनीय नहीं है ये कि जिम्नोस्पर्म को मध्य में क्यों रखा डाइकोट के और मोनोकोट के। डाइकोट और मोनोकोट तो आवर्त बीजीय एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म इनके मध्य में क्यों आए, इसको समझा नहीं पाए, और ये इनके बहुत बड़े अवगुण में दोष। The system also does not take into account several important floral clusters and neglects evolutionary consideration of genus, family and order। और बहुत सारे evolutionary जो अवधारणाओं को उन्होंने शामिल नहीं किया, जब वंश बनाए, कुल बनाए, ऑर्डर बनाए, उनको अनदेखा करा बहुत सबको। और जो हमने बात करी कि बहुत सी जो समान फैमिलियां थी, वो बहुत समान फैमिलीज थी, बहुत दूर चली गई। Some closely related families are placed apart। इस वर्गीकरण को जब फैलाया तो बहुत सी जो समान लक्षण वाली फैमिली दूर चली गई, जब वो पास में होनी चाहिए। और मोनोक्लेमाइडी की जो हमने बात अभी बार बार कर रहे हैं कि मोनोक्लेमाइडी को जो रखा वो पूरा कृत्रिम है। मोनोक्लेमाइडी इज ए सब क्लास हैज बीन फाउंड टू बी एन आर्टिफिशियल ग्रुप, एक पूरा कृत्रिम ग्रुप खड़ा कर दिया, बना दिया, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्लेस क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज लाइक चिनोपोडियेसी एंड कैरियोफिलियेसी क्लोज टू ईच अदर। तो हमने बहुत से उदाहरण से भी देखा था कि मोनोक्लेमाइडी को इस अवधारणा में गलत साबित किया गया। इसमें आने वाली जो बहुत सी फैमिली थी वो पोलीपेटली से संबंध दर्शाती थी, उनको वहां जाना चाहिए था, और बेंथम एंड हुकर ने उसको यहाँ पर रख दिया उस वर्गीकरण के अंदर।
तो यो हमने समराइज करके आज हम बात करिए कि बेंथम हुकर की क्या कमियां थी, क्या इसके गुण थे। सबसे पहले हमने देखा बेंथम हुकर का वर्गीकरण, पूरा चार्ट फैलाकर इन्होंने जो वर्गीकरण में रखा, डाइकोट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोट। हमने मोनोकोट का क्लासिफिकेशन पूरा देखा, हमने डाइकोट का वर्गीकरण पूरा देखा जिसमें पॉलीकोएटली, गेमोकोएटली, मोनोक्लेमाइडी आए, उनको सीरीज, ऑर्डर, फैमिली तक हमने बांट के देखा, उनमें इंपॉर्टेंट जेनेरा पर चर्चा करी। और आज की जो हमने विस्तृत चर्चा करी वो थी बेंथम हुकर पद्धति के गुण और दोष। ये व्यवहारिक वर्गीकरण है, ये प्राकृतिक वर्गीकरण है, ये डी कंडोले के वर्गीकरण पर आधारित वर्गीकरण है, पर यह जाति वृत्ति वर्गीकरण नहीं है। ये इसकी हमने इनको समराइज करके आज हमें बात करी है। फिर उसके बाद डार्विन का जब विकासवाद का सिद्धांत आया तो लगभग जितने भी समस्त वर्गीकरण शास्त्री थे, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन होने के पश्चात विभिन्न बॉटनिस्ट द्वारा प्रस्तुत लगभग सभी वर्गीकरण पद्धतियां जाति वर्गीय संबंधों और विकासीय प्रवृत्तियों पर आधारित थी। बाद में इस पर होने लगी। बेंथम हुकर पहले के थे, उन्होंने नहीं करा, लेकिन इसके बाद जो भी वर्गीकरण आए उन्होंने जाति वर्गीय संबंधों और विकासीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया। तो ये हमने बात करी आज बेंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित पर मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक्स।